कर दिया। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर का, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर, और उसी के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी थी। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो आज हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सोल्यूशन चैप्टर का ही टॉपिक मैं बता रहा हूं, और टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इन में एलिवेशन हो जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ जाता है? जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या मिला देते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते ही सबसे पहले वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कितना वो इंक्रीज हो गया, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हमने वही पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए मैं करता हूं लेट TB, it is the boiling point of solution। ठीक है, TB क्या है बच्चे? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। कौन से सोल्यूशन का? जिस सोल्यूशन में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है और आपको पता है उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। ठीक है ना? और तीन और भी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप लोग मुझे बताओ, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? जोर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया मुझे। ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? तीन और भी है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, TB है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका होगा, तो ये कम है और ये क्या है? ज्यादा। ये बात वही आ गई कि आपने एक गिलास लिया, उसमें वाटर ऐड किया और उसको बॉइल किया थर्मामीटर लगा के, कितने पे बॉइल होगा? 100 पे। फिर आपने उसमें शुगर डाल दिया, शुगर को डिसॉल्व किया और फिर से बॉइल किया, अब वो कितने पे बॉइल होगा? 100 से थोड़ा ज्यादा पे। वो कितना ज्यादा, वही निकालना है हमको, वो ज्यादा वाली वैल्यू ही हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो तीन और भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे अगर इन दोनों में से ये ज्यादा ये कम है, माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो अगर मैं कभी बच्चे यहीं पे लिखता हूं, अगर मैं TB में से माइनस कर दूं तीन और B को, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, और इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं? डेल्टा TB के साथ। ठीक है, तो डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चे? ओके, अब मैं इसकी एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं छोटी सी। देखो, यहां पर हम ले रहे हैं टेम्परेचर, इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और यहां पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, वो भी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप यहां से टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। बताया ना मैंने आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन चीज बॉयल कब होगी? जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहीं पर यहां जाके कहीं सपोज कर लीजिए ये जो पॉइंट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इक्वल। यहां पर आपका सबस्टेंस, इस लाइन पे आपका सबस्टेंस बॉयल होने वाला है। तो जब हम एक बार प्योर सॉल्वेंट के लिए देखते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, और एक बार हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, तो हमारे पास दो ग्राफ्स यहां पे आएंगे, लाइक दिस, दो प्लॉट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, एक आपके पास यहां पे आ गया, दिस वन, और एक आपके पास ये आ गया, दिस वन। अब आप मुझे ये बताएं, ज्यादा टेम्परेचर पे कौन बॉयल हुआ?
देखो एक सबस्टांस इधर ही पहुंचा था अभी टेम्परेचर, तो वो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, यहां पे बॉयल हो गया। लेकिन एक सबस्टांस को आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, फिर जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हुआ। तो ये वाली ग्राफ किसके लिए और ये किसके लिए, ये किसके लिए, टी बी के लिए, सोल्यूशन के लिए, और ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। प्योर सॉल्वेंट जल्दी बॉयल हो गया और आपका सोल्यूशन थोड़ा लेट बॉयल हुआ। समझ में आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या होगा, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा टीबी आ जाएगा। और इसी डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ किसके लिए बना, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये बना आपका प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राफ किसके लिए बना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हुआ और सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे बॉयल हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी डेरिवेशन हमने कैलकुलेट करनी है, ये था जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, अब मैंने इसकी डेरिवेशन कैलकुलेट करनी है, तो कैसे मैं डेरिवेशन निकालूंगा, देखो पहले ये ग्राफ आप नोट कर लीजिए सभी बच्चे, जल्दी से ग्राफ को नोट करो। अच्छा देखो, बाद में नोट कर लेना, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में, यहीं पे ध्यान होना चाहिए, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज, डिक्रीज होगा, वेरी गुड। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, यही होगा ना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, होगा कि नहीं। क्या इन दोनों चीजों को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले यही लिखने वाला हूं, वी नो ध्यान देना बेटे, P नॉट A माइनस पी एस। आपको याद है ये इक्वेशन, लास्ट टाइम मैंने आपको इक्वेशन बताया था, चेक कर लेना उसको। P नॉर A माइनस पी एस अपॉन P नॉर A इज इक्वल्स टू काई ऑफ B। और मैंने आपको बोला था वहां पर, बेटे ये वाला एक्सप्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होगा। अगर आपको पता नहीं है आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है डाइल्यूट, तो आप इसमें P नॉर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P S लिख सकते हैं। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म जो है, इस टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ओके, तो ये वाला इक्वेशन भी मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, एक तो मैंने लिखा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टीबी के। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, क्या बच्चे मैं ऐसे बोल सकता हूं, P नॉर A माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ B। वो यहां पे आ रहा है, तो ये आपका इक्वेशन कौन सा आ गया, सेकंड। अब मुझे बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपस में क्या होगा, ये दोनों भी तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 delta TB, that is elevation in boiling point, is directly proportional to chi B। आप अगर आपको ये इक्वेशन नहीं यूज करनी है आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। बेटे एक गिलास लिया, उसमें मैंने 5 ग्राम शुगर डाला, कितना, 5 ग्राम, मतलब पार्टिकल्स मिलाए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 5 ग्राम मिलाए। दूसरी बार मैंने 10 ग्राम मिलाए, तीसरी बार मैंने 50 ग्राम मिलाए। अब बताओ मुझे तीनों में से वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कम कहां होगा, 50 वाले में, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है। अगर पार्टिकल ज्यादा है 50 ग्राम वाले में वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कहां सबसे ज्यादा बढ़ेगा, 50 ग्राम वाले में ही।
और मोल फ्रैक्शन भी तो वही है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम सीधा सीधा बोल सकते थे कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करता है, तो ऐसे भी लिख सकते थे। अदरवाइज आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब काई बी की वैल्यू आपने यहां डालनी है। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट आ गया, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन Na प्लस Nb। समझ में आया? यहां पर वापिस मैं वही कंडीशन लेने वाला जो पहले बताई थी आपको। इफ Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन Nb, यानी सोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूट है ना, सल्यूट उसमें बहुत कम है, तो Nb को हम डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट। सो Nb कैन बी निग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब बोलो उत्तर क्या आएगा? बोलो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए आ जाएगा। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। देखो अब यहां पे लिखते हैं, इसके बाद वहां पे लिख रहे हैं। सो आपके पास है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू डालनी है हमने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर सल्यूट के निकालने होंगे तो गिवन वेट भी सल्यूट का और मोलर वेट भी। अगर सॉल्वेंट के निकालने होंगे तो गिवन वेट भी सॉल्वेंट का और मोलर वेट भी सॉल्वेंट का। तो यहां पर मैं सॉल्वेंट के ही निकालने वाला हूं। डाल दीजिए, वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एनबी, एनबी को एनबी रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू डालो, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस एमए को इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है या नहीं बच्चे? अच्छा बताओ, के क्या है? कांस्टेंट। और एम ए क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो वो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का कांस्टेंट ही होता है। तो अगर आप एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो एक नया कांस्टेंट आता है आपके पास। इसका मतलब यही इक्वेशन अब आपका बन जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। पहले तो सिर्फ के था, अब के बी आ गया। के बी क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। के बी क्या है बच्चे? ये दोनों को मिलाकर के बी बना है। के इंटू एम ए को मिलाकर आपका के बी बना हुआ है। तो के बी इंटू एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू है। यहां तक क्लियर हो गया? और इस के बी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू ना अलग अलग होती है, डिपेंड करती है आपके सॉल्वेंट पे, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट की टाइप पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू हर बार अलग अलग होगी। अब यहां पर हम एक कंडीशन लेने वाले हैं, इफ WA इज इक्वल टू 1 kg। अगर आपका ये WA 1 kg हो तो देखो ये क्या बना, NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। WA कितना हुआ? 1 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्यूशन, वो होती है मोलैलिटी। क्या होती है? मोलैलिटी। इसका मतलब अगर हम WA की वैल्यू 1 ले रहे, मैं यहां लिखता हूं NB अपॉन 1 kg, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये किसके बराबर होता है बच्चे? मोलैलिटी के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी जगह पर फिर क्या, अगर WA 1 kg होगा तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? मोलैलिटी आ जाएगी। तो तब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए था। क्लियर हो गया? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। By using this equation, we can calculate the elevation in boiling point. Elevation in boiling point is equals to the product of molar elevation constant
एंड मोलैलिटी। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब ये जो केबी है ना, इसका एक और भी नाम है बच्चे, इसको एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे इस केबी के यूनिट्स निकालने हैं। चलिए यूनिट्स निकालते हैं। केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी बाय एम। डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, टेम्परेचर के यूनिट्स क्या आएंगे? केल्विन अपॉन मोलैलिटी। मोलैलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? इधर से देख लो, ऊपर क्या थे? मोल्स, और नीचे क्या था? केजी। तो यूनिट्स क्या बने? मोल्स पर केजी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? मोल्स पर केजी। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? केल्विन, केजी इनवर्स था, नॉर्मल हो जाना, केजी और मोल इनवर्स हो जाएगा। ये आ गया आपके किसके यूनिट्स उत्तर? केबी के। तो केबी के क्या यूनिट्स होते हैं? केल्विन, केजी, मोल इनवर्स या फिर पर मोल। ये था आपका कौन सा टॉपिक? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट बच गया है। वो क्या है बेटा? इसको इरेज कर दूं? ओके, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको किसी भी सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, सल्यूट का मोलर मास, तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला इसका एक एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ एमबी ऑफ सल्यूट। एमबी लिख दिया तो सल्यूट का ही है। कैलकुलेशन ऑफ एमबी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, कैसे निकलेगा? ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। किसके बराबर होता है बच्चे? एन किसके बराबर होता है? आपने यहां पर एन किसकी जगह पे लिखा था? सॉरी, एम स्मॉल एम किसकी जगह पे लिखा था? मोलैलिटी, ये लिखा है। तो आप एन बी अपॉन डब्ल्यू ए लिख सकते हो, तो लिख लीजिए एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब इसमें एन बी की भी वैल्यू डाल दो, क्या आएगी? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी? एन बी की वैल्यू क्या आएगी? गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए। अब आप एम बी निकालना था, एम बी को इधर ले लो, तो ये आ जाएगा एम बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चे, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट दिस इक्वेशन नंबर 5। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। अगर ये इतना लंबा जोड़ा नहीं याद रहेगा, इसके आसानी से भी आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखो कैसे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो सीधा ही। मोलैलिटी किसके बराबर होती है? मोलैलिटी होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अगर आपको ग्राम में दिया होगा ना तो 1000 लगेगा, अगर केजी में दिया होगा तो 1 लगेगा। समझ में आ गया? तो सीधा मोलैलिटी की जगह पर वो फॉर्मूला लिख लो, क्या आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। एम बी को इधर ले लो, डेल्टा टीबी को इधर ले लो, तो हो गया एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू। So by using this expression we can calculate the molar mass of solute। समझ में आया आपको? क्या बताया बताओ जरा, क्या पढ़ा हमने अभी? कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाते हैं, पानी में जब हम शुगर मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी पहले कितने पे बॉयल होता है? जल्दी आंसर देंगे, 100 पे बॉयल होता है। लेकिन जब आप उसमें शुगर मिला लेते हैं तो वो कभी भी 100 पे बॉयल
नहीं होगा, वो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। कितना ज्यादा पे होगा, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ऐसा क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, शुगर मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऐसा क्या होता है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर जब कम होगा, सारा काम ना वेपर प्रेशर की वजह से ही हो रहा है खराब, है ना। अगर हम नॉन वोलाटाइल, सारा काम कौन खराब कर रहा है? पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 पे। कौन उसको बॉयल नहीं होने दे रहा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सारा काम खराब कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने पानी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो खुद तो अपने वेपर्स बनाता नहीं है, दूसरों को भी नहीं बनाने देता। पानी पहले वेपर बना रहा था, लेकिन जैसे ही आपने शुगर मिला दी, साल्ट मिला दिया, अब पानी को भी रोकेगा वो कि तू वेपर मत बना। ठीक है ना, तो अब वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ गई? और वेपर प्रेशर कम हुआ नहीं तो सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। पानी कितने पे फ्रीज होता था पहले? पानी 0 पे। अब वो 0 पे नहीं फ्रीज होगा, अब वो माइनस में जाके फ्रीज होगा। पानी कितने पे बॉयल होता था पहले? 100 पे। अब वो 100 पे बॉयल नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चे बात? ठीक है, कर लीजिए।